यूएस की तरफ से अभी भारत को F-15EX और F-18 को खरीदने के लिए प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? MQ-9 ड्रोन्स को सीधे तौर पर खरीदने के बदले भारत अभी इनको यूनाइटेड स्टेट्स से लीज पर लेने की कोशिश क्यों कर रहा है? पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के फ्लैंकर सीज के एयरक्राफ्ट थाई एयरफोर्स के ग्रिपन से डॉगफाइट में बुरी तरह क्यों हार गए थे? लद्दाख में चाइना के कैमिकाजी ड्रोन अभी भारत के टैंक्स के लिए एक मेजर खतरा क्यों बनने वाले हैं? और अंत में उड़ीसा का एक ऐसा इंसान जिसको पाकिस्तान की जेल में जासूसी करने के जुर्म में 20 साल बिताना पड़ा है, लेकिन अभी वो वापस आ रहे हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब इस वीडियो के साथ आज हम 1000 डिफेंस टॉक एपिसोड को कंप्लीट करने वाले हैं और ये सब आप सबके प्यार और लगातार सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है और उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के भी आप सब ऐसे ही सपोर्ट करने वाले हैं। वैसे आज कुछ अलग ही करने का प्लान था, लेकिन पिछले 3 दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है और मैं अभी मुश्किल से बात कर पा रहा हूँ। इसी वजह से स्पेशल वीडियोज अभी नहीं आ पा रहे। अब सोच रहा हूँ कि Q&A वीडियो किया जाए, लेकिन आज आप सब इसके बारे में अपना अपना ओपिनियन देना मत भूलिएगा, क्योंकि कल मैं ये सब देखने के बाद आप सबको डिटेल में बताऊंगा कि सवाल कहाँ करना है, ताकि मुझको उनको पिक करने में आसानी हो। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ सजेशन दीजिएगा, सवाल नहीं पूछना है। तो आज की हमारी पहली अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि 2+2 मीटिंग के दौरान यूएस की तरफ से उनकी F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 फाइटर जेट को भारत की नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर टेंडर में ऑफर किया गया था। बाकी अभी हमारी MMRC टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन MMRC टेंडर में F-18 को सिलेक्ट करने की जो चांस है वो काफी कम है। इसी वजह से बोइंग की तरफ से अपनी F-15EX को भी इस टेंडर में ऑफर किया गया था, जो कि एक तरीके से हैवीवेट क्लास का फाइटर है। और अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि F-15EX को सिलेक्ट करने के लिए अभी यूएस की तरफ से भारत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अब इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण यह है कि यूएस अभी अपनी F-18 को आगे चल के F-35 से रिप्लेस करना चाहता है। अब ऐसे में अगर F-15 और F-18 की मेजर ऑर्डर बोइंग को नहीं मिलता है, तो बोइंग के पास अभी कोई तीसरा फाइटर जेट नहीं है जिसको वो एक्सपोर्ट कर सके। बदले में लॉकहीड मार्टिन के पास अभी एक्टिव ऑर्डर मौजूद है और यूएस की तरफ से अभी भारत और चाइना के बीच चल रही सिचुएशन का फायदा उठाने का कोशिश भी किया जा रहा है, क्योंकि यूएस अभी MMRC टेंडर के अंदर F-15 को और नेवल टेंडर के अंदर F-18 को भारत को बेचने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए भारत पर प्रेशर भी डाला जा रहा है। अब यहाँ पर अगर बोइंग की F-15EX की बात करें तो ये यकीनन एक बहुत ही बढ़िया एयरक्राफ्ट है और अभी इसको बोइंग की तरफ से काफी हेवीली अपग्रेड किया गया है, जिस वजह से इसमें लगभग सभी 5th जनरेशन की एविनिक्स को इंस्टॉल किया गया है और साथ ही अब ये दुनिया की सबसे हेवीली आर्म्ड एयरक्राफ्ट है, जो कि लगभग एक ही बार में 22 के आसपास एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि हमारी Su-30 के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा है। बोइंग का यह भी कहना है कि अगर इसे सिलेक्ट किया जाता है तो इसको भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ इसमें बोइंग की स्टॉक आर्किटेक्चर के बदले एक ओपन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से भारत इसमें अपने हिसाब से हथियारों को इंटीग्रेट कर पाएगा। लेकिन फिर भी F-15EX अभी हमारी रिक्वायरमेंट के लिए सही एयरक्राफ्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी पहले से ही हैवीवेट क्लास की Su-30 एयरक्राफ्ट मौजूद है और हमें अभी एक मीडियम स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट की जरूरत है जिसकी RCS कम हो और जिसको हम लगभग सभी तरीके के मिशन में इस्तेमाल कर पाए। अगला अपडेट यूएस से खरीदे जाने वाले MQ-9B ड्रोन्स को लेके। जैसे कि पहले ये बताया गया था कि भारत अभी यूनाइटेड स्टेट से 30 MQ-9B ड्रोन को खरीदने वाला है और इस पूरे डील की कीमत लगभग $3 बिलियन होने वाली थी। अब प्राइस की वजह से भारत की तरफ से इन ड्रोन्स को खरीदने से पहले दोबारा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि ये ड्रोन अभी हमें पर यूनिट के हिसाब से 900 करोड़ के आसपास पड़ने वाले हैं और इसके साथ हर साल इसका 10% के आसपास इनकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा होने वाला है। और इन सब के अलावा हमें इस डील के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा और ना ही इसमें कोई ऑफसेट क्लॉज को ऐड किया गया है। इसी वजह से अब इन ड्रोन्स को खरीदने को लेकर दोबारा विचार किया जा रहा है, पर फिर भी हमारी जरूरतों को देखते हुए ऐसे 6 ड्रोन को भी इमरजेंसी बेसिस पर खरीदा जाएगा, जिसके लिए अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। और जो 6 ड्रोन अभी खरीदे जाएंगे, इनमें से हमारी तीनों सर्विस 2-2 ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये 6 ड्रोन अभी हमें लगभग $600 मिलियन के आसपास पड़ने वाले हैं। अब इसी के साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स से 2 एडिशनल MQ-9B ड्रोन को लीज पर लेने को भी बातचीत किया जा रहा है और इनको हमारी नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंदर लीज पर लिया जा सकता है, जो कि हमें इन ड्रोन्स को खरीदने से पहले इनकी कैपेबिलिटीज और हमारे रिक्वायरमेंट आपस में मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, ये पता लगाने में काफी मदद करने वाली है। और अगर हमें ये अच्छे लगते हैं तो आने वाले 3 साल के अंदर एडिशनल 24 MQ-9 ड्रोन को खरीदा जाएगा,
लेकिन अभी जैसे ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इशू किया जाएगा, उसके 2 से 3 महीने के अंदर इन ड्रोन्स को भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगला अपडेट मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स को लेके है। अब सबको याद होगा कुछ महीने पहले एक अपडेट आया था जहां पर यह बताया गया था कि डीआरडीओ की तरफ से अभी डेवलप किए गए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को अभी इंडियन आर्मी में शामिल किया जाने वाला है। लेकिन अभी इसमें कुछ दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी का कहना है कि इन ग्रेनेड्स को खरीदने से पहले वो इनकी सेल्फ लाइफ को चेक करना चाहती है। और ये भी एक तरीके से सही है, क्योंकि इसमें पता लग जाएगा कि ग्रेनेड मैन्युफैक्चर होने के बाद कितने दिन तक सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नाम की प्राइवेट कंपनी दोनों मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। और अगर आर्मी अभी इनकी सेल्फ लाइफ को टेस्ट करना चाहती है तो ये दोनों अभी इन ग्रेनेड्स की लाइफ को टेस्ट करने के लिए 2 अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से डीजीक्यूए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा अप्रूव किए गए मेथड का इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से एक अलग ही मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको आईएमसी यानी कि आइसोथर्मल माइक्रो कैलोरीमेट्री मेथड कहा जाता है। अब इस बात को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कंप्लेन कर रही है कि ये मेथड सही नहीं है और इसके रिजल्ट जो वो सही नहीं आते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अभी ये भी कहना है कि अगर इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड आईएमसी मेथड को फॉलो करती है तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को इजीली पीछे छोड़ सकता है और सभी ऑर्डर उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के पास चले जाएंगे, क्योंकि आईएमसी मेथड में अगर इन ग्रेनेड्स को टेस्ट करके आर्मी को डिलीवर किया जाता है तो इसके लिए 4 महीने का वक्त लगने वाला है। पर अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अपने डीजीक्यू अप्रूव्ड मेथड को फॉलो करता है उसमें ये ग्रेनेड्स की सेल्फ लाइफ को टेस्ट करने के लिए 20 महीने लगने वाले हैं, जिस वजह से जब तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की टेस्टिंग कंप्लीट होगी तब तक इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड सभी ऑर्डर को अपने नाम पर कर चुका होगा। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यहाँ पर आईएमसी मेथड को फॉलो नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनका मानना है कि रिलायबल नहीं है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या ईएल को भी डीजीक्यू की मेथड को फॉलो करने के लिए कहा जाता है या फिर नहीं कहा जाता है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। अगर आप सभी को याद होगा कुछ महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और थाई एयरफोर्स के बीच की गई एक फ्रेंडली एक्सरसाइज के दौरान थाई एयरफोर्स के पायलट से पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट्स बुरी तरीके से हार गए थे। इस दौरान चाइना की तरफ से अपनी फ्रंट लाइन फ्लैंकर सीज के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा रहा था, जबकि थाई एयरफोर्स की तरफ से ग्रिपन को ऑपरेट किया जा रहा था। इस एक्सरसाइज के पहले दिन में तो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने 16 ग्रिफिन को मार गिरा था, जबकि बदले में एक भी फ्लैंकर के ऊपर थाई एयरफोर्स के पायलट लॉक नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट बुरी तरीके से हारने लगे और 3 दिन तक चलने वाली इस एक्सरसाइज के दौरान थाई एयरफोर्स की ग्रिपन ने 19 J-11 को मार गिरा था, जबकि बदले में उस 3 दिन के अंदर बस 3 ही ग्रिपन मारे गए थे। अब ये रिजल्ट काफी चौंकाने वाली थी, क्योंकि पहले दिन में इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद अचानक से पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट बुरी तरीके से हारने लगे थे। अभी इस बात को डिकोड किया जा चुका है और इसको लेके अभी पब्लिश किए गए रिपोर्ट से पता लगा है कि इस एक्सरसाइज के दौरान ये पता लग गया था कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट्स की जो सिचुएशनल अवेयरनेस था वो काफी खराब है और इनिशियल डे में जो डॉग फाइट सिमुलेट किए गए थे वो विजुअल रेंज के अंदर किए गए थे और इसमें सब 1v1 डॉग फाइट था, यानी कि ये ग्रिपन के खिलाफ एक J-11 को उतारा गया था। अब ऐसे में फ्लैंकर के सामने ग्रिपन का बच पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ग्रिपन कभी भी एक विजुअल रेंज के डॉग फाइट में फ्लैंकर की मैनुअलिटी को मैच नहीं कर सकता है और इसी वजह से पहले दिन में थाई एयरफोर्स के पायलट्स बुरी तरीके से हार गए थे। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन से रियल वर्ल्ड कंडीशन में डॉग फाइट को सिमुलेट करना शुरू किया गया, यानी कि मल्टीपल थ्रेड के साथ डॉग फाइट को सिमुलेट किया गया, तो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट्स हारने लगे थे। इसकी एक मेजर कारण ये था कि एक तो वीवीआर रेंज में J-11 के मुकाबले ग्रिपन काफी बेहतर थे और ग्रिपन का डेटलिंग सिस्टम उनको वीवीआर एंगेजमेंट में J-11 के मुकाबले काफी एज दिला रहा था और वीवीआर एंगेजमेंट में ग्रिपन की तरफ से अपनी टोटल किल के लगभग 24% के आसपास स्कोर किया गया था। साथ ही क्लोज रेंज की एंगेजमेंट में जब 2v2 डॉग फाइट को सिमुलेट किया गया या फिर रियल वर्ल्ड कंडीशन में मल्टीपल एयरक्राफ्ट को आपस में एंगेज किया गया, तब पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट्स की कमजोरी सामने आने लगी और ये पता लगने लगा कि उस दौरान पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट सिर्फ अपने टारगेट के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, लेकिन उस दौरान उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस एकदम जीरो था। यानी कि जब पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के पायलट किसी ग्रिपन के ऊपर फोकस कर रहे थे तो उनका फोकस पूरा उसी के ऊपर था और उसी दौरान ग्रिपन का विंगमैन J-11 के ऊपर लॉक कर लेता था और इसी बात को लेके J-11 के पायलट ध्यान नहीं देते थे। इस बात को लेके चाइना की PLA दिल्ली की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि चाइनीज एयरफोर्स या चाइनीज मिलिट्री के ऑफिसर अभी पीस टाइम डिजीज से जूझ रहे हैं और अभी चाइना की मिलिट्री में जितने भी सोल्जर मौजूद हैं उनमें से किसी एक को भी जंग लड़ने का कोई अनुभव नहीं है
और इसी वजह से वो डॉग फाइट में सिर्फ अपने सामने वाले टारगेट के ऊपर ही नजर रख रहे थे, क्योंकि आमतौर पर जो एक्सरसाइज किया जाता है उसमें 1v1 या फिर 2v2 सिमुलेशन किया जाता है, जहां पर आपको पहले से अपने टारगेट के बारे में पूरी जानकारी पता होती है। पर असल में लड़ाई के दौरान दुश्मन कहीं से भी आ सकता है और दुश्मन कोई भी हो सकता है। अगला अपडेट एक ऐसे इंसान को लेके जिन्होंने लगभग 20 साल अभी पाकिस्तान के जेल में गुजारा है। इनका नाम बिरजू कुल्लू है, जो कि उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जंगतोड़ी विलेज के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो अपने घर से आज से लगभग 24 साल पहले अचानक से गायब हो गए थे। उस दौरान वो रांची के एक होटल में काम कर रहे थे और वो मेंटली थोड़े अनस्टेबल थे। पर जब वो गायब हो गए थे उसके बाद पता नहीं उनकी फैमिली की तरफ से किसी ने भी पुलिस में कंप्लेन नहीं किया था। अब ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान कैसे पहुंच गए थे, लेकिन अभी रिपोर्ट के मुताबिक उनको पाकिस्तान में जब पकड़ा गया था तब से उनको इंडियन स्पाई समझकर पाकिस्तान की लाहौर जेल में रखा गया था। अब इनका कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं था और उसी को बेस करके अभी उनको पाकिस्तान की तरफ से भारत को हैंडओवर किया गया है। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि उनको पिछले हफ्ते एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से कॉल आया था और उनको कुल्लू के घर वालों के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया था ताकि उनको घर वापस लाया जा सके। अभी इनके घर में बस उनकी बहन और उनके अंकल रहते हैं और वीडियो कॉल के दौरान उनकी बात भी कराई जा चुकी है। लेकिन कुल्लू अभी चाइनीज रायते के चपेट में आ चुके थे, जिस वजह से अभी उनकी चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट चल रही है और जैसे ही वो वहां से ठीक होते हैं उनको तुरंत ही घर वापस भेज दिया जाएगा। अब आप में से अगर कोई भी सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं या फिर इस गांव के बारे में या फिर इनके बारे में जानते हैं तो मुझे फेसबुक में, इंस्टा में या फिर ट्विटर में DM जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मौका मिलता है तो मुझे पर्सनली इनके साथ मिलकर कुछ बात करनी है। अगला अपडेट चाइना की कैमिकाजी ड्रोन्स को लेकर है। चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी अपनी इन्फेंट्री यूनिट्स को एक कैमिकाजी ड्रोन से इक्विप करना चाहता है, जो कि स्पेशली भारत की T-72 टैंक्स के लिए एक मेजर खतरा बनने वाला है। हाल ही में आपने देखा होगा आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के दौरान टर्किश मेड MML ड्रोन्स को काफी इफेक्टिवली टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और इसकी मदद से लगभग 70 से 100 के आसपास आर्मेनियन T-72 टैंक्स को नष्ट किया गया था। ये एक लेजर गाइडेड स्मार्ट मुनिशन है जिसको ड्रोन की मदद से या फिर किसी हेलीकॉप्टर से भी फायर किया जा सकता है और ये मूविंग टारगेट या फिर स्टैटिक टारगेट को भी निशाना बना सकता है। इसको टर्किश फर्म रॉकेटसान की तरफ से डेवलप किया गया और इसकी थर्मोबैरिक और हाई एक्सप्लोसिव वेरिएंट्स को T-90 टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको 500 मीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये 700 mm तक की स्टील आर्मर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। अब ऐसा सुनने को मिला है कि चाइना अभी इनको रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है और अगर चाइना इनको टर्की से एक्वायर कर लेता है या फिर इनको खुद डेवलप कर लेता है तो ये भारत की टैंक्स के लिए काफी खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अभी तक इनको जिन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था उनकी आर्मर बस 450 से 500 mm की थी, लेकिन भारत की T-72 टैंक को हेवीली अपग्रेड किया गया था और इनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी मौजूद है। पर ड्रोन या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ एक परेशानी ये होता है कि सीधे तौर पर टर्रेट में अटैक नहीं करते हैं, जहां पर आर्मर काफी मोटा होता है। ये ऊपर से हमला करते हैं और ऊपर से हर टैंक का आर्मर काफी कमजोर होता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।